नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी की 13 कहानियों के क्रम में दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है अर्धनारी, सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ ऐसे ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अर्धनारी। अर्धनारी एक हरिजन लड़का था। वह सेलम जिले के कोक्कलई गांव में रहता था। हरिजन सेवक संघ के मंत्री मलकानी जब दक्षिण भारत आए तो उससे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ दिल्ली ले गए। वहां उन्होंने उसे एक स्कूल में भर्ती करा दिया और उसकी देखरेख की। वहीं उन्होंने कह सुनकर उसे एक मशहूर व्यापारी कंपनी के दफ्तर में 60 रुपये महीने पर नौकरी भी दिलवा दी। अर्धनारी ईमानदार और मेहनती था और देखने में अच्छा लगता था, इसलिए मालिकों से उसकी अच्छी तरह निपटी रही। 24 साल की उम्र से पहले उसे 150 रुपये महीना मिलने लगा और जब कुछ समय बाद बंगलुरु में उसी कंपनी में एक बड़ी मिल में जगह खाली हुई तो वहां उसे 200 रुपये महीना तनख्वाह पर भेज दिया गया। अर्धनारी ने 2 साल बंगलुरु में बड़े आनंद के साथ बिताए। उसके ऊपर का अफसर गोविंद राव, जो 2 साल तक मैनचेस्टर में काम सीख चुका था, करीब करीब उसी की उम्र का था और उसके स्वभाव और व्यवहार को पसंद करता था, इसलिए दोनों पक्के दोस्त बन गए। गोविंद राव की पंकजा नाम की एक बहन थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब पंकजा 10 साल की थी तभी उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। वह अब 20 साल की थी और अभी तक कंवारी थी। जब कभी गोविंद राव अर्धनारी के घर जाता तो पंकजा भी उसके साथ जाती थी। अर्धनारी भी गोविंद राव से मिलने आया करता था। इस तरह उसे और पंकजा को एक दूसरे से मिलने का अक्सर मौका मिलता था। गोविंद राव को भी यह देखकर खुशी होती थी कि ये एक दूसरे को चाहते हैं। वह अक्सर अपने मन में सोचा करता, क्यों ना इन दोनों का ब्याह कर दिया जाए और ये यहीं बस जाएं। एक दिन गोविंद राव ने अपनी बहन से पूछा, पंकजा, क्या तुमने कभी अपने ब्याह के बारे में भी सोचा है? इसके बारे में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं, पंकजा ने उत्तर दिया। तो क्यों ना तुम्हारा ब्याह अर्धनारी से कर दिया जाए? पंकजा ने इस प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन उसने इधर उधर की चर्चा छेड़कर बात टाल दी। कुछ हफ्तों बाद जब अकस्मात यही चर्चा उसके सामने फिर छिड़ी तो उसने अपने भाई से कहा, तो क्या गोपू, तुम मुझसे ऊब गए हो? क्या मैं तुम्हें भार मालूम होने लगी हूँ? यह कहकर पहले तो वह हंसी, पर बाद में फूट फूट कर रोने लगी। लड़कियाँ, खासकर वे जिनकी माँ मर चुकी होती हैं, बड़ी भावुक होती हैं। पगली कहीं की, जी उबने और भार मालूम होने की क्या बात है? मुझे तो बस इतना बता दो कि तुम ब्याह करना चाहती हो या नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उस हालत में तुम हमेशा मेरे साथ रह सकोगी। यह कहकर गोविंद राव ने पंकजा के आंसू पोंछ दिए। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, माँ तो अब रही नहीं पंकजा, इसलिए ब्याह के बारे में तुमसे पूछने और तुम्हारे मन की बातों का पता लगाने वाला अब मेरे सिवा और कौन है? जब ब्याह का वक्त आएगा तो कर लूँगी, अभी से बहस करने से क्या फ़ायदा? पंकजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जब हमने जात पात का विचार ही छोड़ दिया है तो क्यों ना तुम उसके साथ शादी कर लो। हाँ, हमें जात पात से तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी यह तो नहीं पता कि इस बारे में उनका क्या ख्याल है। इसकी चिंता ना करो, तुम जैसी पत्नी पाकर तो वह अपना अहोभाग्य समझेगा। गोविंद राव को विश्वास था कि इस दुनिया में उसकी बहन की बराबरी करने वाली और कोई स्त्री नहीं। चर्चा जब अर्धनारी से छिड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन एक क्षण बाद ही उसका मुंह उतर गया और वह बोला, ये कैसे हो सकता है गोविंद राव? क्यों, इसमें अड़चन क्या है? कहाँ मेरी जाति और कहाँ तुम्हारी? ओह, जाति का सवाल, वाहियात। गोविंद राव ने जोर से हंसकर कहा, कौन ब्राह्मण है और कौन नहीं? हमने तो ऐसी बातों के बारे में सोचना मुद्दत से छोड़ रखा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और ब्याह करने का पक्का इरादा रखते हो तो जात पात के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्धनारी ने गोविंद राव और पंकजा से कह रखा था कि मैं कोयमुत्तूर जिले का एक शैव मुदलियार हूँ। शैव मुदलियार ऊंची जाति के शाकाहारी अब्राह्मण होते हैं। एक बार भय से अपने को शैव कह चुकने के बाद अब अर्धनारी बात बदल नहीं सका। उसे अपनी जाति के बारे में सच बताते हुए लज्जा आती थी। दिल्ली में कुछ लोग उसके बारे में जानते थे, किंतु बंगलुरु में किसी को पता नहीं था। पंकजा की क्या इच्छा है? अर्धनारी ने पूछा। मालूम होता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। मेरे सवालों के उसने जो जवाब दिए उनसे पता चलता है कि वह राजी है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं स्वयं उससे बात करके उसका इरादा मालूम कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गोविंद राव ने उत्तर दिया। इस तरह बात टल गई। अर्धनारी ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वह पंकजा को सारी बातें ठीक ठीक बता देगा, किंतु बाद में उसका यह निश्चय ढीला पड़ गया।
मैं बेकार क्यों उसे ये बातें बताऊं? अर्धनारी ने मन में सोचा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो पंकजा और गोविंद राव दोनों मुझसे घृणा करने लगेंगे। वे कहते तो जरूर हैं कि वे जात पात का भेदभाव नहीं मानते, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो जाए कि मैं अछूत हूँ तो वो कभी राजी नहीं होंगे। इसके अलावा भी मुझे झूठा समझेंगे। अगले दिन उसने इस विषय पर फिर विचार किया और सच्ची बात कह देने के इरादे से वह गोविंद राव के घर की ओर चल पड़ा। परंतु रास्ते में उसने अपने मन में फिर सोचा, जब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो क्यों जात पात के चक्कर में पड़ें? इस सामाजिक अन्याय को हम प्रोत्साहन ही क्यों दें? जाति किसने बनाई है? क्या सब ढोंग नहीं है? मैं क्यों इस बात को इतना महत्व दूं और पंकजा से इस बारे में बातचीत करूं? उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि उन्हें जात पात की चिंता नहीं, फिर मैं ही क्यों इसकी चर्चा करूं? अंत में अर्धनारी ने सत्य को दबा देने का संकल्प कर लिया। क्या तुम मुझे सचमुच पसंद करती हो? उसने जाकर पंकजा से पूछा। क्या हम ब्याह कर लें और सुख के साथ रहें? लेकिन क्या तुम ऐसा चाहते हो? पंकजा ने पूछा। अर्धनारी का पिता मुनियप, उसका भाई रंग और उसकी माँ कुपई सब कोकलई गांव में चेरी में रहते थे। अर्धनारी पहले दिल्ली से और फिर बंगलूर से उन्हें हर महीने 20 रुपये भेजा करता था। उनके लिए यह एक राजसी रकम थी और वे बड़े मौज से गुजारा करते थे। उन्हें यह पता नहीं था कि अर्धनारी कितना कमा रहा है, लेकिन हर महीने 20 रुपये पाते रहना वे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते थे। दुर्भाग्य से मुनियप को शराब पीने की लत थी। जब उसे हर महीने रुपए मिलने लगे तो उसकी यह लत और भी बढ़ गई। रंग इस बात को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह बाप को रोकने में असमर्थ था। जब उसकी माँ उसे अपने लिए बहू ढूंढने को कहती तो यह कहकर कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ, बात को टाल देता। बंगलूर में बदली हो जाने के बाद से अर्धनारी साल में 2 बार अपने माँ बाप से मिलने जाता था। जब से पता चला कि बाप को शराब पीने की लत पड़ गई है तो उसे बड़ी लज्जा आई। वह अपने घर का कूड़ा करकट और मैलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए जब वहाँ जाता था तो 1 या 2 दिन ठहर कर जल्दी जल्दी वापस आ जाता था। अर्धनारी जब बेंगलुरु लौटने को तैयार होता तो उसका पिता उससे कहता, अर्धनारी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इस पर अर्धनारी जवाब देता, हरगिज़ नहीं, अगर वे तुम्हें मेरे साथ देख लेंगे तो मुझे भी नौकरी से अलग कर देंगे। और रंग भी कहता, हाँ पिताजी, हमें नहीं जाना चाहिए। अर्धनारी उन्हें बराबर रुपए भेजता रहता, इसलिए वे उससे ज़्यादा बहस नहीं करते थे। कुछ दिनों तक बात इसी तरह चलती रही। अर्धनारी ने सोचा कि ब्याह हो जाने के बाद मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं कहीं दूर उत्तर में चला जाऊं। वह बराबर अपने मन में कहता, इसमें तो कोई शक नहीं कि वे मुझ पर बड़े दयालु हैं, लेकिन अगर उन्हें यह बात पता लग गई कि मैं अछूत हूँ तो बात जरूर बिगड़ जाएगी। अगर यह मान भी लिया जाए कि वे परवाह नहीं करेंगे तो भी जब वे मेरे पिता और दूसरे संबंधियों की आदतें और रहन सहन का ढंग देखेंगे तो जरूर पंकजा का जी फट जाएगा और उसके बाद शायद वह मेरा मुंह भी नहीं देखेगी। इस विचार के साथ ही साथ अर्धनारी का सत्य को छिपाने का संकल्प भी दृढ़ बनता गया और उसने जल्दी से जल्दी ब्याह कर कहीं उत्तर में चले जाने का निश्चय किया। उसने अपनी कंपनी के डायरेक्टरों को पत्र लिखा और उनसे प्रार्थना की कि उसकी बदली भर्ती भारत की किसी दूसरी मिल में कर दी जाए। एक दिन पंकजा ने अचानक कहा, अर्धनारी, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। हमने तय किया है कि तुम 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और हमारे साथ कोयम्बटूर, उत्कमंड और दूसरे स्थानों की सैर करने चलो। तुम्हारी क्या राय है? गोविंद राव ने भी कहा, आजकल दफ्तर में काम ज़्यादा नहीं है, अगले महीने के पहले हफ्ते में चलना सबके लिए ठीक रहेगा। अर्धनारी का हृदय धड़कने लगा। उसने कहा, हाँ हाँ, हम ऐसा कर सकते, लेकिन मेरे पास आज ही घर से चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है कि गांव में बड़े जोरों से हैजा फैल रहा है। यह सुनकर पंकजा को बहुत चिंता हुई। हैजा? उसने घबराहट के साथ कहा, क्या तुमने अपने संबंधियों को वहाँ से दूसरी जगह जाने को लिख दिया है? उन्हें यहीं आने को क्यों नहीं कह देते? मैं अभी अभी यही लिखने की सोच रहा था, अर्धनारी ने उत्तर दिया। 3 दिन बाद अर्धनारी को रंग का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, छोटे भाई अर्धनारी को आशीर्वाद। यहाँ बड़े जोरों का हैजा फैल रहा है, बहुत से लोग मर चुके हैं और हमें भी घबराहट हो रही है। पिताजी का पहले ही जैसा हाल है, वह हमारी सलाह नहीं मानते। इस महीने तुमने जो रुपया भेजा था वह सब खत्म हो चुका है। हम सोच रहे हैं कि अगर तुम 30 रुपये और भेज सको तो हम मकान में ताला डालकर जब तक हैजे का खतरा दूर हो जाए तब तक के लिए सेलम चले जाएं। तुम्हारा सस्नेह, रंग। इस पत्र को पढ़कर अर्धनारी को बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। इसका क्या मतलब? उसने सोचा, जो बात मैं झूठ बोलने के लिए कह रहा था वह सच निकली। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एकाएक अर्धनारी निश्चय न कर सका कि उसे क्या करना चाहिए। बाद में उसने सोचा कि कल रुपए भेज दूंगा। उस रात अर्धनारी को नींद नहीं आई। बुरे बुरे और लज्जाजनक विचार उसके मस्तिष्क में चक्कर काटते रहे। जब कभी उसे अपने पिता का ध्यान आता, उसका हृदय ग्लानि से भर उठता। कई बार उसके मन में विचार आता, बाप हैजे से मर जाए तो मुसीबत से छुटकारा मिले, लेकिन दूसरे ही क्षण वह अपने को इस भावना के लिए कोसता। सारी रात वह इसी तरह अपनी खाट पर बेचैनी से करवटें बदलता रहा और सुबह ही ठंडे पानी से नहाया। डाकिया चिट्ठी लाया और
जैसी कि उसे आशा थी, उसके गांव से एक और पत्र आया। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला और पढ़ा। पिताजी को हैजा हो गया है, हम बहुत घबराए हुए हैं। मरियाई हम पर दया करे, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। रंग। पत्र को पढ़कर अर्धनारी का मुंह स्याह पड़ गया। वह बड़ी देर तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उस दिन उसने रुपए नहीं भेजे। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तुम्हारे गांव में हैजे का क्या हाल है? पंकजा ने पूछा। अभी बहुत बुरा है, अर्धनारी ने उत्तर दिया। क्या कॉफ़ी में चीनी ठीक है? गोविंद राव ने बीच में पूछा। हाँ, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, अर्धनारी ने उत्तर दिया। घर लौटकर उसने देखा कि एक और पत्र आया हुआ है। उसमें लिखा था, माँ को भी हैजे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तुमने रुपया नहीं भेजा, हम लाचार हैं, जल्दी आओ। अर्धनारी ने उस दिन भी रुपए नहीं भेजे। उसने अपना हृदय पत्थर का बना लिया था और सोचा, मेरे जीवन का कलंक अब हमेशा के लिए छूट जाएगा। इस छुटकारे में मुझे भगवान की दया दिखाई देती है। उसकी इच्छा से बढ़कर और कोई भी धर्म या न्याय नहीं। मैं क्यों उसे बदलने की चेष्टा करूं? यदि माँ और पिताजी दोनों मर जाएंगे तो फिर पंकजा के साथ ब्याह होने में कोई भी रुकावट नहीं रह जाएगी। दुष्ट, कैसे पाप से भरे हुए विचार हैं तेरे। मानो किसी ने एकाएक अर्धनारी को धिक्कारते हुए कहा। उसने पीछे घूमकर देखा तो पंकजा को खड़ा पाया। उसे डर लगा कि कहीं भेद खुल तो नहीं गया, लेकिन शीघ्र ही दिमाग का धुंधलापन दूर हो गया और उसने समझ लिया कि किसी ने कुछ नहीं कहा था। सब कुछ उसके चित्त का भ्रम था। तुम बिना आवाज़ दिए अंदर कैसे चली आई? उसने पंकजा से पूछा। इस पर पंकजा हंसी और बोली, घुसने से पहले मैंने दरवाजे पर 3 बार धक्का दिया। तुम किसी बात से परेशान मालूम होते हो, तभी तुम्हें मेरे आने का पता नहीं चला। मुझे अपने गांव जाना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि वहाँ बीमारी पहले से बढ़ गई है। मेरे माता पिता वहीं हैं, मुझे उनके लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, अर्धनारी ने कहा। बेशक, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब अगर तुम वहाँ जाओ तो बड़ी होशियारी से रहना और जब तक वहाँ ठहरो कोई चीज़ खाना पीना मत, पंकजा ने समझाते हुए कहा। उसी रात अर्धनारी सेलम के लिए चल पड़ा, लेकिन सीधा कोक्कलई न जाकर उसने रास्ते में देर कर दी और गांव 4 दिन बाद पहुंचा। उस समय तक माँ मर चुकी थी और बेचारा रंग भी उसका साथ दे चुका था। अलबत्ता शराबी बाप मौत के मुंह से निकल आया था और अब चंगा था। मुझे बंगलूर ले चलो, अब मैं यहाँ क्या करूँगा? मुनियप ने अर्धनारी से गिड़गिड़ा कर कहा, परंतु अर्धनारी के कान पर जूं भी नहीं देंगी। वह पत्थर सा बना रहा और बोला, मैं तुम्हें काफ़ी रुपए भेजा करूँगा, तुम यहीं रहो। मेरे साथ चलने के लिए कहना बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बेटे के सामने बाप एक असहाय बच्चे की तरह गिड़गिड़ाया। उसने सुबकियाँ लेते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, परंतु अर्धनारी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सोचा कि मैं पंकजा को कैसे छोड़ सकता हूँ और पिता के रोने धोने पर कान नहीं दिया। अगले दिन उनके हाथ पर 10 रुपए का नोट रखा और वह सेलम से चल दिया। पर उसके मन ने धिक्कारा, हाय क्या कर डाला तूने? तूने अपनी माँ और भाई को मार डाला। तूने ऐसा क्यों किया? क्या तेरे जैसा दुष्ट भी कोई होगा? तू अपने माता पिता को इस प्रकार कैसे छोड़ सका? पंकजा से तू क्या कहेगा? इन विचारों ने उसे गाड़ी में सोने नहीं दिया। बंगलूर पहुंचकर उसने अपने घर तक का रास्ता पैदल ही तय किया। फिर भीतर से कुंडी बंद करके पड़ा रहा। न तो उसने अपने आने की सूचना गोविंद राव को या पंकजा को दी और न ही वह दफ्तर गया। उसी रात उसने अपना असबाब फिर बांधा और स्टेशन पर टिकट लेकर वह सेलम की गाड़ी में जा बैठा। सेलम में उसने सुना कि कोक्कलई में एक आदि द्रविड़ ने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली है। जब वह कोक्कलई में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वह उसका ही पिता था। किसी ने उसे खबर दी कि मुनियप शराबी के संबंध में पुलिस चौकी पर जांच की जा रही है, परंतु वह वहां नहीं गया और छिपकर सेलम चला आया और बंगलूर की गाड़ी में बैठ गया। पंकजा, तुम मुझे भूल जाने की कोशिश करो, उसने जाकर पंकजा से कहा। वह मैं बाद में करूँगी, पहले तुम मुझे सेलम का हाल बताओ। वे सब मर गए। इसकी वजह यह है कि उनके लिए मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया। मुझे अब अपने जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं गाँव चला जाऊँगा। मुझे भूल जाओ। पंकजा ने अर्धनारी की तरफ 2-3 बार देखा, फिर चिंतित होकर वह सब कुछ अपने भाई को बताने भाग गई। अर्धनारी को ज्वर चढ़ आया। पहले डॉक्टर ने टाइफाइड बताया और फिर दिमागी बुखार। करीब 1 महीने तक वह खाट पर पड़ा रहा। गोविंद राव और पंकजा बिना आराम किए लगातार उसके पास बैठे रहे। चौथे सप्ताह के अंत में बुखार टूटा। अब चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा, और कुछ ही दिनों में अर्धनारी अपनी खाट पर उठने बैठने लगा। मैं अछूत हूँ, पापी हूँ, मैं सचमुच छूने लायक नहीं हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं ब्याह नहीं करूँगा, ईश्वर के लिए मुझे भूल जाओ, अर्धनारी ने कहा।
पंकजा ने हंसकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, इससे क्या कि तुम किस जाति के हो, हम एक दूसरे से अलग क्यों हों। परंतु अर्धनारी नहीं माना। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी जाति की चिंता नहीं, परंतु मैंने अपने माता पिता का खून किया है। और फिर उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। जब वह बिल्कुल अच्छा हो गया तो उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कोक्कलई वापस चला गया। अब वह सन्यासी बन गया है और मरियम्मा के मंदिर में एक स्कूल चलाता है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं अगली कहानी के लिए।